वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। आज हमारे साथ फ्रेम में हमारे नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। तो फ्रेम में आपको जैसे कि दिख रहा है, हमारे सीतामढ़ी के आरजेडी से पूर्व विधायक रह चुके सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं और साथ में उनके हैं जलालुद्दीन खान साहब जो आरजेडी के जिला महासचिव है। और हम पूर्व विधायक जी की बात करें तो आज की डेट में वो सीतामढ़ी के आरजेडी अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू, शुक्रिया। आपका भी मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं जो आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है उस अटैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आतंकी कार्रवाई है, हम उसकी निंदा करते हैं। इतने निर्दोष लोगों की जान गई है, हम सब लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं। उनके परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी पूछना चाहते हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, ये इस देश में आतंकवादियों को आने का परमिशन किसने दिया? आतंकवादी इतने बड़े असलहे लेकर और कैसे इस देश में उतने सुरक्षित जगह पे, पहलगाम जैसे जगह पे, कश्मीर जैसे जगह पे जहां हमारी 10 लाख फौजें हैं, वैसे जगह पे आतंकी कैसे चले जाते हैं बिना रोक टोक? उनको कौन वहाँ तक पहुँचाता है? ये देश की जनता जानना चाहती है इस सरकार से, एनडीए की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से ये जानना चाहती है। ये आप इस देश की जनता को बताइए। इसी तरह से इस देश में एक कुकृत्य हुआ था, पुलवामा अटैक, हमारे 50 सैनिक शहीद हो गए उसमें, और आज तक इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक और मिलिट्री की इतनी बड़ी कार्रवाई जा रही थी और उसमें उन गाड़ियों को पहुंचाने का, कैसे वो गाड़ी वहां पहुंची और जाके उसने ब्लास्ट कराया, हमारे 50 सैनिकों की शहादत हुई। तो इस देश की जनता ये जानना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह को ये बताना चाहिए इस देश के लोगों को। और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उनको एक्टिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अब बाकी तो इस देश के जितने विपक्षी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, लालू यादव जी ने इस पर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए और सरकार को भरोसा दिलाया कि आपके हर कदम के साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन आज इस देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी काट दिया, पाकिस्तान का बिजली काट दिया, पाकिस्तान का ये कर दिया, पाकिस्तान का वो कर दिया। अरे वो कर दिया क्या कर दिया से देश की जनता ने, भ्रम फैलाने से थोड़े ही होगा। ये भ्रम नहीं फैलाइए। वो आए कैसे, इस देश की जनता को जवाब दीजिए, बताइए। आपकी जवाबदेही बनती है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो लोग कहाँ से आए। आप इस देश की जनता के जो 28 हमारे साथी शहीद हुए हैं, निर्दोष लोग जो शहीद हुए हैं, जो घूमने गए थे अपने बाल बच्चों के साथ, वहाँ किन्हीं की 2 दिन 3 दिन पहले शादी हुई थी और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, उन लोगों की वहाँ हत्या हुई। और इसको भटकाइए नहीं। कोई भी हो, आतंकवादी किसी जात का नहीं होता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। आप उसको चुन के उस पर कार्रवाई न करिए। आप सिर्फ भाषण देने से उस पर कार्रवाई थोड़े ही होगी या मथी में मीडिया में बोलने से। आप तो वहाँ पहलगाम में लोग शहीद हुए, आपके पास फुर्सत नहीं था और आप चुनाव की रैली को संबोधित करने यहाँ बिहार में आ गए। आप बिहार से, यहाँ से आप उनको संदेश दे रहे थे, उनको डरा रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है, आपको बताना चाहिए। हम लोग जानना चाहते हैं, इस देश की जनता जानना चाहती है। अब आपके जुमलों में और झांसों में इस देश की जनता आने वाली नहीं है। आपकी जो बातें हैं, आप जो समाज में भ्रम फैलाते हैं, इस देश की जो संस्कृति है उसको आप जो तोड़ना चाहते हैं, उसमें विभेद पैदा करना चाहते हैं, तो इस देश की जनता सारी बातें समझ रही है। गांव समाज में, देहात में लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाएं कैसे होती है, इसका जवाबदेह कौन है, इसकी जानकारी या यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जवाबदेही किसको है। तो ये सारी जवाबदेही प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को अपने ऊपर लेके नैतिकता की बात वो लोग करते हैं। नैतिकता की बात और इस देश की जनता से प्यार और मोहब्बत और अपनापन की बात करते हैं। इस देश की जनता से अगर उनको थोड़ा सा भी मोहब्बत होता, मारे गए लोगों के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति होती,
तो अमित शाह जी को उसी दिन इस्तीफ़ा कर देना चाहिए जो हम नाकाम हो गए हैं, हम फेल हो गए हैं। हमारे रहते हुए सीमा के अंदर इतने बड़े आतंकवादी आ गए और इतनी बड़ी दुर्घटना करके चले गए। तो उनको ये बात इस देश की जनता को बताना चाहिए और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफ़ा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन हमारा देश जो आजकल इमर्जिंग सुप्रीम होने जा रहा है, इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री होती जा रही है, लेकिन यहाँ राजनीति के मामले में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम किया जाता है। किसी न जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले कोई आतंकी हमला हो जाता है। लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी और ये बहुत से ज़रूरी मुद्दा हैं हमारे देश के लिए, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता है। अभी आगामी आने वाले अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें हम आपके पार्टी का मेमोरेंडम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या आपने रखा है टारगेट और लोगों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे कि हम आरजेडी की सीट यहाँ आएगी। देखिए, जैसे हमारा मेमोरेंडम साफ है, पहले से भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम लोग पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनाना चाहते हैं। हम इस राज्य में जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, तेजस्वी यादव जी को 17 महीने का मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी यादव जी को जब मौका मिला 17 महीने में, तो उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराकर और आरक्षण की सीमा जो 49.5% थी उसको बढ़ाकर 65% करने का काम किया। जो इस राज्य के वंचित हमारे नौजवान हैं जो रोज़गार की तलाश में जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी और रोज़गार देने की व्यवस्था की। इस राज्य में टूरिज्म पॉलिसी लाया। इस राज्य में खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ नीति की घोषणा की। और उसके अलावे जो उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने अभी कहा है कि हमारी जो माँ बहनें हैं जो घर में रहती हैं, जिनके पास पैसे की आमदनी का कोई उपाय नहीं है, हमारी जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन को हर महीने उनके खाते में देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो आज इस देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, 1000 रुपया 1100 रुपया में गैस का सिलेंडर बिक रहा है, उसका दाम घटा के 500 रुपया करूँगा। बुज़ुर्ग जो हमारे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, या हमारी विकलांग जो हमारे लोग हैं, दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, या हमारे जो और विधवा माँ बहनें हैं, उनके लिए जो उनका 400 रुपया वर्षों से उनका पेंशन है, हमारी जब सरकार बनेगी बिहार में तो उस 400 रुपया को बढ़ा के हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। हमारे जो नौजवान जाके दूसरे राज्यों में काम करते हैं और प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए बिहार में हम नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। हम कल कारखाने लगाएंगे बिहार में। आपको डोमिसाइल नीति जो है उसको ख़त्म करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री। बिजली का जो है, जो बिजली से आज जाइएगा आप गांव लोग त्रस्त हैं। सब जगह स्मार्ट जो चीटर मीटर लगाया है इन्होंने, और उससे जो लोगों का शोषण हो रहा है। हमारी जब सरकार आएगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो हम हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे। ये सब हमारे चुनावी वायदे हैं, और हमारे वायदे नरेंद्र मोदी जी की तरह वायदे नहीं होते हैं। हम लोग वादा करके भूलने वाले लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा 17 महीने में जो सरकार बनी है, तेजस्वी यादव जी 115 एमएलए लेके उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री भी नहीं बने, लेकिन जनता की जो समस्या थी उसके लिए लड़के और उस सरकार से बिहार के नौजवानों को, बिहार के छात्रों को दिलाने का काम किया। और हमारी सरकार बगल के झारखंड के राज्य में है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से। वहाँ हम 2500 रुपया दे रहे हैं माँ बहनों को प्रत्येक महीने। और निश्चित रूप से हमारे नेता ने कहा है, और हम लोग बिहार में हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट तैयार है, जो हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे। ये लोग इसी तरह से करते। नीतीश कुमार जी कहते थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाएगा, उसी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के सुशील मोदी अब तो मरहूम हो गए, अब नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन वो कहते थे कि इस जन्म में संभव नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय ने ये तय कर दिया और बिहार की जनता को बता दिया
या उस आदमी के पास विजन है, उस आदमी के पास सोच है और आदमी चाहे तो कर सकता है, और उन्होंने इसी बिहार में करके दिखाया है। और हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हमें सारी सुविधाएं बिहार के लोगों को, बिहार की माँ बहनों को, छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को, उनकी जो समस्या है उसके निदान का हर संभव प्रयास करेंगे और वो करके दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि अब चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो इस बार मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग पूरे बिहार की बात में करेंगे, चूँकि हम सीतामढ़ी से हैं और सीतामढ़ी में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं की बात कोई नहीं करता है। जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो ट्रैफिक है, यहाँ आपको हॉस्पिटल तक भी जाना होता है तो इतनी समस्याएं हैं जाम की, जिसमें आपको मरीज पहुँचाने में ही बहुत दिक्कत होता है। बरसात ज़रा सी हो जाती है, चारों तरफ पानी हो जाती है और कहीं भी एक ड्रेनेज सिस्टम अच्छा सा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक आश्वासन दीजिए लोगों को कि इस बार अगर सीतामढ़ी से आप विधायक होते हैं तो क्या हमारे सीतामढ़ी के लिए आप क्या क्या करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सीतामढ़ी में जो जल जमाव की समस्या है, मैं जब एमएलए था तो लगातार उसके लिए प्रयास करता रहा। और आपको जान के खुशी होगी कि सीतामढ़ी में आज जो ड्रेनेज का 75 करोड़ या 100 कुछ करोड़ रुपया आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब शहरी विकास मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने सीतामढ़ी को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए 110 करोड़ रुपया सीतामढ़ी को देने का काम किया। सीतामढ़ी में जो पर्यटन के क्षेत्र में इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाना है, तो जब जब तेजस्वी यादव जी सरकार में शामिल हुए हैं, अभी भी पुनौरा में आप जाइएगा, जो निर्माण का कार्य हो रहा है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ही उसके लिए 85 करोड़ रुपया देने का काम किया था। और उससे पहले तेजस्वी यादव जी ने सीतामढ़ी पुनौरा धाम को 45 करोड़ रुपया देने का काम किया था। तो ये लोग तो सीधे धर्म के नाम पर या किसी नाम पे राजनीति करते हैं, बाकी काम कोई नहीं करते हैं। और सीतामढ़ी के जहाँ तक बात है जाम की समस्या का, तो मैंने एमएलए रहते हुए सीतामढ़ी शहर का जो रिंग रोड है, हमारी तेजस्वी यादव जी से बात हो गई थी, हमने कहा था कि सीतामढ़ी का जो रिंग रोड है उसका हम लोग अगर पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहण करा के उस सड़क का चौड़ीकरण करा दें तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी में जाम की समस्या जो है वो बहुत पूरी ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम ज़रूर होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी की सरकार चली गई और बीजेपी या जदयू की सरकार आई, आज तक उनके एमएलए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि या कोई काम, एक भी काम वो सीतामढ़ी के लिए कर पाए हैं। हम लोग तो अपने समय में जो ज़रूरत था, जो सीतामढ़ी के नीड थे, हमने उस पर काम करने का काम किया। सीतामढ़ी में आप देख रहे होइएगा, मुरादपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज 2014 से स्वीकृत था, उसको ज़मीनें नहीं मिल रही थी, कोई लोग उसके लिए प्रयास करने को तैयार नहीं था। हमने प्रयास करके, और जब समस्तीपुर में कृषि विभाग की ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो सीतामढ़ी में कृषि विभाग की ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन सकता है। और हमने कृषि विभाग से एनओसी दिलाकर, और डुमरा के बगल में जो हाईवे पर स्थित है थी मेडिकल कॉलेज, मुरादपुर कृषि फॉर्म से 20 एकड़ ज़मीन का एनओसी दिलाकर और वहाँ बनवाने का काम किया। और बहुत सारे काम आप सीतामढ़ी में घूम के देखिएगा, कोई भी ऐसी सड़कें नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, कोई भी ऐसी सड़कें नहीं हैं जिस सड़क को हमने बनवाने का काम नहीं किया। लेकिन आज 5 साल होने को है, अभी जो जनप्रतिनिधि हैं क्या कर रहे हैं सबके सामने है। जनता की जो समस्या है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, अभी जाइएगा आमघट्टा चौक से बरियारपुर किसान कॉलेज तक पीडब्ल्यूडी में उस रोड को कन्वर्ट करा के और उस रोड का चौड़ीकरण, नाला सहित बनवाने का काम हमने किया। मतलब सीतामढ़ी, हमारी जो क्षमता थी, हमने उस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया सीतामढ़ी की बेहतरी के लिए, सीतामढ़ी के लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए हमने पूरा काम करने का काम किया है और लगातार करता रहूँगा। इस काम को लगातार हम लोगों के काम में शामिल है। हम लोग इसको अपनी जवाबदेही समझते हैं और सीतामढ़ी के लोगों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता हूं, उनके लिए काम करता हूं। कि जैसे कि आरजेडी के अभी प्रतिपक्ष नेता हैं हमारे माननीय तेजस्वी जी, तो उनके ऊपर भी बहुत से आरोप लगे हुए हैं कि जंगल राज उनके राज में चल रहा था। दूसरी नंबर बात, उनके ऊपर भी कई ज़मीनों के घोटालों के केस चल रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो क्या विकास करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बता दे रहे हैं, जंगल राज कह करके असली में वो जो लालू जी का जो कार्यकाल था वो मंगल राज था।
अति पिछड़े, दलित, गरीब, जिनको बोलने का, चलने का अधिकार नहीं था, वो कल पर जाकर के पानी नहीं पी सकता था, कुआं में जाकर के पानी नहीं ले सकता था, रास्ता पर नहीं चल सकता था, उन लोगों को आवाज़ दिया हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। तो उसको ये आरएसएस वालों ने जंगल राज कह करके लोगों को दिग्भ्रमित किया। ये लोग कुछ करते उड़ते नहीं हैं, सिर्फ लोगों को मुगालते में रह करके दिग्भ्रमित कर करके वोट ले लेते हैं। हमारे देश की जनता भोली भाली है, इनके मुगालते में आकर के बार बार युद्ध करवा करके अपने लोगों को मरवा करके। अभी देखिए, आप देखिए, किसान को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, इतना बड़ा आंदोलन चला, किसान को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, और कश्मीर में आतंकवादी आ जाते हैं। बाहर है आपका सिस्टम, उस विषय पे बात नहीं हो रही है, लेकिन क्या बात हो रहा है कि वहां पर जात और धर्म खोज खोज गोली मारा गया। तो क्या कर रहा है वो लोग, दिग्भ्रमित कर रहा है यहाँ की जनता को। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसके कारण ये अपना अपना तरह तरह का प्रपंच, कभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं, कभी पुलवामा कर दिए, अभी जातिगत जनगणना करवाने का कर दिए। तो ये सब घोषणा है और अपने गरीब जनता को मारते हैं और कुछ नहीं है। अपना किए हुए वादे को, जो उन्होंने अपने सत्ता में आने का अभी 11वां साल चल रहा है, उन्होंने जो जनता से वादा किया है, वो अपने वादा को बतावे ना जनता के समक्ष कि मैंने अपने कार्यकाल में इतना वादा किया, उसको इतना पूरा किया। एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। ये जनता देख रही है और धीरे धीरे जनता समझ रही है उसके प्रपंच को। और रह गई बात, तो ये ज़मीन के मामले की बात कर रहा है, ये सब आरोप है, न्यायपालिका देख रही है, उसमें भी हमारे नेता बरी होकर निकलेंगे, चिंता मत कीजिए। वक्फ का जो आजकल मामला चल रहा है, तो वक्फ से किस तरह से लोग, मुस्लिम समुदाय के पूरे लोग जो है ना परेशान हैं और जगह जगह पे इस काले कानून के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या इनके बारे में क्या कहना है कि लगता है कि सरकार इसको वापस लेगी? देखिए, हमारे सीतामढ़ी में भी ये 3 मई परसों बहुत बड़ा एजिटेशन होने जा रहा है। उसमें सारे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सेकुलर जमात के लोग हैं, जो यहाँ के संविधान पे भरोसा रखते हैं, वो लोग सब सड़कों पे आने वाले सुबह 8 बजे से लेकर के डुमरा हवाई मैदान तक पर ही जाएंगे, पैदल शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में समझिए, वक्फ क्या है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वक्फ किया, वो किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, संरक्षक बनाया सरकार को। आप कौन होते हैं भाई? हमारे बाप का दिया हुआ संपत्ति है, उसका रक्षक संरक्षक हम करेंगे ना। आप उसमें अदर कम्युनिटी को ला करके जोड़ रहे हैं, डीएम साहब को उसका मेन कर्ता धर्ता बना रहे हैं। क्या होगा? इनकी निगाह वैसे संपत्तियों पे कब्जा करने की है। आज अयोध्या में ना सर, अयोध्या में क्या किया, सेना की ज़मीन को अदानी अंबानियों के बीच में बांट दिया उन्होंने। 13,000 एकड़ ज़मीन को बांट दिया। इसी तरह वक्फ के ज़मीनों को ये चाह रही अपने अदानी अंबानी या बिजनेसमैन लोगों को बांट करके इस पर शासन करना, ताकि ये चंद लोगों को खुश करके जनता को दिग्भ्रमित करके जनता को चुनाव में झांसा दे करके सत्तासीन होना चाह रही है। इसलिए हम सारे लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को निश्चित रूप से इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और ये मामला मुसलमानों से नहीं है, आज तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आया है, कल हिंदू अमेंडमेंट बिल पे आएगा। किया ना अयोध्या में, 13,000 एकड़ ज़मीन दे दिया फौजी को, फौजी का ज़मीन था उसको दे दिया, अदानी अंबानी को दे दिया। पता करिए ना, वहाँ से आगे वक्फ पे, वक्फ से जाएगा क्रिश्चियनिटी पे, उसके बाद जाएगा सिख धर्मावलियों पर। तो ये तरह तरह से परपंच करके ज़मीन हड़पना चाहते हैं, ताकि हमारे जो पूंजीपति संपत्ति वाले, जो हमारा जो फाइनेंसर हैं, उन लोगों को खुश करना चाह रहे हैं। तो इस बार महागठबंधन की सरकार, क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर क्या? निश्चित रूप से इस बार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार की जनता सजग और खुल चुका है उनका ये कि हमारा नेता कौन, आने वाला दिनों का नेता कौन होगा, वो लोग निर्णय ले चुका है। यहाँ का हर गरीब गुरबा और हर जाति समुदाय के लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आतुर है। कल चुनाव हो जाए, परसों चुनाव हो जाए, जब कभी भी चुनाव होगा, आप देखिएगा हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। पिछले बार भी क्या किया, चोरकटवा तरीके से इन्होंने हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, कितने वोटों से हरवाया।
50, 100, 200 वोटों से इन्होंने अनेकों सीट पर हरवाने का काम किया ताकि हमारे नेता मुख्यमंत्री की गुद्दी पे नहीं पहुंच पाए। उनकी सत्ता थी, लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत दे करके इतना गैप रखेगा वोट की मार्जिन का कि ये लोग लाख बेईमानी करेंगे तब भी उनका विधायक जीत के जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। तो आप सीतामढ़ी की जनता और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, पूरी आपके आरजेडी टीम की तरफ से और पूरी महागठबंधन टीम की तरफ से आप क्या देना चाहेंगे संदेश? संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है उसकी रक्षा के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, माँ बहनों को खुशहाल बनाने के लिए, उनको 2500 रुपया प्रति माह देने के लिए, बिजली का जो बढ़ा हुआ बिल है उसको कम करने के लिए, और जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए सब लोग एकजुट होइए और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। सभी की जो समस्या है सब पर काम होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना हक मिलेगा और सब लोग शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, मिल्लत से इस देश में, इस राज्य में रहेंगे। इसलिए सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं जो निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और लड़के और इस बेईमानों को परास्त करो, इसको नस्तानाबूद करो, इसको ख़त्म करो और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार सब लोग मिलके बनावे। यही हमारा संदेश है, यही हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ जलालुद्दीन खान साहब जो आरजेडी के महासचिव और हमारे आरजेडी के सीतामढ़ी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी के साथ ये खास बातचीत हुई। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स नौशाद आलम के साथ, कैमरामैन थे शाहिद अली खान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर वो लोगों तक पहुंचाइए जहां इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद।